जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का परीक्षा वाटिका एजुकेशन में। बीपीएससी एईडीओ 50 इंपोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज में आप सभी का फिर से स्वागत है। इससे पहले 3 टेस्ट इसी यूट्यूब चैनल पर करवा दिया गया है और पिछले टेस्ट में क्वेश्चन नंबर 51 आपको होमवर्क में दिया गया था। इसका जवाब आपको कमेंट करना है। चलिए स्टार्ट करेंगे आज का टेस्ट। फटाफट सारे लोग सेशन को लाइक कर लीजिए। जो बच्चे पहली बार जुड़े हो ना, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि नए वीडियो और टेस्ट सीरीज का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल पाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 जो आपका होमवर्क सीरीज में दिया गया था कि होमवर्क इसका बताना है आंसर, जो कि आपको कमेंट करना था। देश का प्रथम विधिक अधिकारी कौन होता है? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा विकल्प सी, अटॉर्नी जनरल होता है। और भारत का अटॉर्नी जनरल यानी कि एजीआई जो होता है ना, सरकार का प्रधान विधिक सलाहकार होता है और देश का प्रथम विधिक अधिकारी माना जाता है। उसको राष्ट्रपति द्वारा संविधान के आर्टिकल 76 के तहत नियुक्त किया जाता है। और अटॉर्नी जनरल को सभी न्यायालय और संसद में बोलने का अधिकार प्राप्त होता है और इसकी मुख्य जिम्मेदारी होती है कि सरकार को कानूनी मामलों पर सलाह देना और उसको संदर्भित करना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है और टोटल का 52वां प्रश्न। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 149 किससे संबंधित है? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा विकल्प ए, भारत के कैग के कर्तव्य और अधिकार। पहला ही इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प ए। और जो ये भारतीय संविधान का आर्टिकल 149 है ना, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी कैग के कर्तव्य और अधिकार से संबंधित है। कैग जो होता है ना, भारत का सर्वोच्च लेखा संस्थान है जो केंद्र और राज्य सरकार के सभी आय और व्यय का लेखा परीक्षण करने के लिए जिम्मेदार होता है। यह अनुच्छेद जो है संसद को अधिकार देता है कि वह कैग के लिए विशेष कर्तव्य और अधिकार निर्धारित कर सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, संविधान के मौलिक कर्तव्य किस संशोधन के माध्यम से जोड़े गए? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन, विकल्प डी। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में हुआ था और स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर यह आधारित था। कौन सा? स्वर्ण सिंह समिति, स्वर्ण सिंह समिति पर आधारित था ये। क्लियर? और इसी संशोधन में ना 51 ए भी जोड़ा गया था, 51 क्लॉज ए, जिसमें भारत के प्रत्येक नागरिक के लिए 10 मौलिक कर्तव्य की सूची दी गई है, 10 फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक, इसी में ऐड किया गया। बाद में फिर 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जोड़ा गया जिसमें 11वां फंडामेंटल ड्यूटीज इंक्लूड किया गया था। पहले 10 ही हुआ था, कौन से? 51 ए में। फिर 86वां संविधान संशोधन हुआ जिसमें 11वां मौलिक कर्तव्य ऐड किया गया था। अगला देखिए, भारत को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र नेशनल कैपिटल टेरिटरी एनसीटी घोषित करने वाला संशोधन कौन सा था? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा विकल्प ए, 69वां संविधान संशोधन, जो कि 1991 में पारित हुआ था। और इस संशोधन ने दिल्ली के केंद्र शासित प्रदेश को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी कि एनसीटी घोषित कर दिया। और इसके तहत दिल्ली में एक विधायी विधानसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली और मंत्रिपरिषद का गठन भी हुआ था, जिससे दिल्ली को राज्य जैसी स्वायत्ता प्राप्त हुई। हालांकि ये पूर्ण राज्य नहीं है, अभी भी ये दिल्ली जो है पूर्ण राज्य नहीं है, इसको केंद्र शासित प्रदेश में ही गिनती करते हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 1975 में डैश की रात को इंदिरा गांधी ने राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद को आपातकाल लागू करने की सिफारिश की थी। यह डेट था 25 जून का, 25 जून 1975। उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी और राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद थे। औपचारिक रूप से सिफारिश किया गया था और संविधान का आर्टिकल 352 के तहत आंतरिक अशांति को आधार मानते हुए आपातकाल घोषित करने के लिए कहा गया था और यह आपातकाल लगभग 21 महीने चला था। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान या संस्था संविधान में उल्लिखित नहीं है? नहीं को कोड कीजिए और बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। राइट आंसर हो जाएगा एनएचआरसी, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, विकल्प बी सही जवाब हो जाएगा। एनएचआरसी 1993 में संसद द्वारा पारित जो हुआ था, द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993, इसके माध्यम से स्थापित किया गया था और एक ना वैधानिक निकाय है। क्या है? स्टैट्यूटरी बॉडी है। ठीक, स्टैट्यूटरी बॉडी एसबी है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 7वां प्रश्न और टोटल का 57वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक अधिकारों सोशल राइट्स में नहीं आता है? इनमें से कौन सा होगा? करेक्ट आंसर मतदान का अधिकार, पहला ही विकल्प यहां पर राइट आंसर होगा सोशल राइट्स, जो किसी व्यक्ति के गरिमा के साथ जीवन जीने और समाज में पूर्ण भागीदारी करने के अधिकार से संबंधित होता है। जैसे जीवन जीने का अधिकार हो गया, धार्मिक स्वतंत्रता, शिक्षा संस्कृति का अधिकार। वही मतदान के अधिकार की बात अगर करेंगे ना, तो यह राजनीतिक अधिकार माना जाता है, पॉलिटिकल राइट्स माना जाता है, पीआर माना जाता है, क्योंकि यह देश की शासन व्यवस्था और राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेने के अधिकार से जुड़ा हुआ है, इसीलिए ये इस सोशल राइट्स में नहीं आएगा। आगे देखिए,
त्रिस्तरीय स्थानीय स्वशासन में कौन शामिल नहीं है? फिर से नहीं पूछा जा रहा है, इसमें शामिल नहीं होगा ग्राम समिति, तो विकल्प बी इसका राइट आंसर होगा, ग्राम समिति इसमें शामिल नहीं होगा। जो पंचायत समिति है, पंचायत समिति किस स्तर पर? यह होता है ब्लॉक लेवल पर, पंचायत समिति का गठन ब्लॉक लेवल पर होता है, और ग्राम पंचायत का विलेज लेवल पर यानी गांव स्तर पर होता है, ठीक है। और ग्राम समिति तो नहीं होगा। जिला परिषद की बात करें तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होता है, कहां पर? जिला के स्तर पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर यह गठित होता है। ग्राम समिति स्थानीय स्वशासन में शामिल नहीं होगा, तो यही करेक्ट आंसर हो गया इसका। चलिए आगे देखिए, भारत के विदेशी मुद्रा भंडार का सबसे बड़ा घटक निम्नलिखित में से कौन सा है? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा विकल्प डी, विदेशी मुद्रा संपत्तियां FCAs, जो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा रखी गई होती है, और बॉन्ड जमा राशि इसमें शामिल है, विदेशी मुद्राएं भी शामिल होती है, और भारत के कुल विदेशी मुद्रा भंडार का सबसे बड़ा हिस्सा बनाती है, जो लगभग 80% से अधिक है, 80% प्लस होता है। इसका अर्थ होता है कि भारत के कुल विदेशी भंडार में अधिकांश हिस्सेदारी सीधे विदेशी मुद्रा संपत्तियों की होती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत के किस पंचवर्षीय योजना में पहली बार समावेशी विकास पर विशेष जोर दिया गया? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 11वीं योजना, ठीक, 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 तक चला था, ठीक है, 2007 से 2012 तक चला था। 12वीं कब तक चला था? तो 12वीं पंचवर्षीय योजना 12 से 17 तक चला था, जिसके बाद नीति आयोग का गठन होता है। ये सारा ध्यान होगा आपको। तेजी से और अधिक समावेशी विकास की ओर अपनाया केंद्रीकृत लक्ष्य रखा गया था 11वीं पंचवर्षीय योजना में, और इसी योजना ने आधिकारिक रूप से स्वीकार किया केवल उच्च GDP वृद्धि पर्याप्त नहीं है, बल्कि इसे सभी सामाजिक वर्ग और क्षेत्र को लाभ के लिए उद्देश्यपूर्ण रूप से डिजाइन किया जाना चाहिए, इसी में कहा गया था 11वीं पंचवर्षीय योजना में। आप सभी को कमेंट करना है कि 8वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चला था। अगला प्रश्न देखिए, PLF रिपोर्ट 2023-24 के अनुसार कुल श्रमिकों में किस रोजगार श्रेणी का हिस्सा 58% से अधिक हो गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा विकल्प सी, स्वरोजगार का। विकल्प सी इसका करेक्ट आंसर होगा, जो 58.4% था। एक्यूरेट इसका मान जो था ना 58.4% था। और इस श्रेणी में उद्यमी अपने खाते पर कार्य करने वाले कर्मचारी, जो ऑन अकाउंट वर्कर्स होते थे, घरेलू उद्योग में बिना वेतन के सहायक इसमें शामिल होते थे, और भारत में यह श्रेणी अभी भी प्रमुख रोजगार प्रकार के रूप में बना हुआ है, स्वरोजगार। अगला देखिए, MSME सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग क्षेत्र भारत की GDP में दूसरा सबसे बड़ा योगदान करता है। अब तक भारत में MSME क्षेत्र द्वारा कुल अनुमानित रोजगार कितने लोगों को प्रदान किया गया है? इसका ठीक ठाक पकड़ है, करेक्ट आंसर होगा 28 करोड़। विकल्प बी राइट आंसर होगा, 28 करोड़ लोग को रोजगार दिया गया है। आगे देखिए, प्रदर्शन, उपलब्धि और व्यापार, परफॉर्म, अचीव एंड ट्रेड, बड़ा खतरनाक हिंदी लिखा गया है, बताइए इंग्लिश में लिखा जाना चाहिए था, परफॉर्म, अचीव एंड ट्रेड, पैट योजना एक नियामक उपकरण है जो बाजार आधारित तंत्र का उपयोग करती है। इस तंत्र में किसका व्यापार किया जाता है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प डी, यहां पर ऊर्जा बचत प्रमाण पत्र ECS ERTS, जिसे केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग यानी CERC नियंत्रित करता है, ठीक है। ये ध्यान रखना आप सभी को। जो पैट योजना का उद्देश्य था कि ऊर्जा की खपत को कम किया जाए और ऊर्जा की दक्षता जो है इसको बढ़ाया जाए, और ये योजना जो है बाजार आधारित तंत्र के माध्यम से कार्य करती है। ऊर्जा बचत प्रमाण पत्र क्या होता है? ये एस्कर्ट्स क्या होता है? तो उच्च ऊर्जा खपत वाला जो औद्योगिक उपकरण होता है जारी किया जाएगा। जारी कैसे किया जाएगा? प्रमाण पत्र के माध्यम से। ये उन उद्योगों को दिया जाता है जिन्होंने अपने निर्धारित ऊर्जा दक्षता लक्ष्य से अधिक ऊर्जा बचत किया हो, और प्रत्येक ऊर्जा बचत प्रमाण पत्र यानी ECRTS को एक टन लोन समकक्ष यानी कि टोय ऊर्जा बचत का प्रतिनिधित्व करता है। अब यहाँ पर बात आएगा कि इसमें ट्रेडिंग कौन करेगा? तो ट्रेडिंग का प्रक्रिया जो होता है, जो उद्योग अपने लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाएगा तो उसको अपना लक्ष्य पूरा करने के लिए ECRTS के द्वारा खरीदना पड़ता है। इससे ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा मिलेगा और वित्तीय प्रोत्साहन सुनिश्चित किया जाएगा इसमें। जब ये सारा काम हो जाएगा तो इसके लिए आयोग होगा। तो आयोग का अधिकारी कौन होगा? तो नियामक पदाधिकारी भी होना चाहिए। तो पूरे ESCRT के ट्रेडिंग ढांचे का विनियमन और पर्यवेक्षण जो होता है केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग यानी CERC द्वारा किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 64 देखेंगे। अब शेरगढ़ का पहाड़ी हिल फोर्ट, जिसे कभी कभी बादलगढ़ के नाम से भी जाना जाता है, कहां अवस्थित है? राइट आंसर इसका हो जाएगा विकल्प बी, रोहतास में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार कई प्रमुख निर्यात वस्तुओं का महत्वपूर्ण स्रोत था जिनमें शामिल थे। इसमें क्या क्या शामिल था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें वस्त्र,
नील, साल्पीटर जिसको सोरा कहा जाता है, और अफीम, ये सारे इसमें शामिल थे। आप लोग कमेंट करना सोरा क्या होता था, ठीक ना, सेंट वगैरह था या क्या था, आप लोग कमेंट करना जरा। अगला देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या का भारत की कुल जनसंख्या में प्रतिशत क्या था। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी, 8.60%। साथियों, ये जो दूसरा पार्ट कर रहे हैं हम लोग 50 क्वेश्चन का, इससे पहले पहला पार्ट ना आप जरूर जाकर के देख लेना इसी यूट्यूब चैनल पर, जो तीसरे टेस्ट में होगा, टेस्ट नंबर 3 होगा। आज हम लोग टेस्ट नंबर 4 कर रहे हैं 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज का। तीसरे टेस्ट में इसका पहला पार्ट है, दूसरा पार्ट जो है ये टेस्ट नंबर 4 में है। पहला पार्ट तीसरा टेस्ट, दूसरा पार्ट चौथा टेस्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1936 में बिहार और उड़ीसा के विभाजन के बाद पृथक या अलग बिहार प्रांत के पहले राज्यपाल बने थे। कौन बने थे? तो ये बने थे सर जेम्स डेविड सेप्टन। विकल्प बी राइट आंसर होगा। 1936 में बिहार अलग प्रांत बना था, और इससे पहले बिहार और उड़ीसा बंगाल प्रेसिडेंसी का हिस्सा हुआ करता था। 1912 में एक संयुक्त प्रांत के रूप में अलग किया गया, जिसे बिहार और उड़ीसा नाम रखा गया था। फिर बिहार भी अलग हो जाता है उड़ीसा से 1936 में। पहले तो बंगाल से अलग होता है बिहार प्लस उड़ीसा, कब अलग होता है? 1912 में। फिर बिहार अलग हो जाता है उड़ीसा से 1936 में। अब बिहार में बचता है बिहार और झारखंड, ये दोनों अलग हो जाता है 2000 में। अब टाटा बाय बाय। अब बिहार को भी टुकड़ा करने का मांग किया जा रहा है, मिथिला का क्षेत्र अलग दे दो हमें, तो फिर अब पता नहीं क्या होगा नहीं होगा, देखते रहना है करंट वाला पार्ट। आगे देखते हैं। बिहुला विषहरी की कहानी बिहार के किस कला के रूप में दर्शाई जाती है? ये बिहुला विषहरी जो है ना, मंजूषा चित्रकला का पार्ट है, और ये पारंपरिक चित्रकला है जो प्रेम, भक्ति और नारी शक्ति के कहानी को चित्रित करती है। जो कहीं कहीं ना बिहार में देखते हो विषहरी पूजा होता है, विषहरा पूजा होता है लगभग अगस्त के महीने में, आई थिंक। अलग अलग क्षेत्र में अलग, जिसमें सांप नाग को दूध पिलाया जाता है, और धान का जो भुना हुआ पार्ट छेटा बटा जाता है बिहार में खास करके। तो यही होता है बिहुला विषहरी। एक भागलपुर के साइड ज्यादा होता है, कटिहार, पूर्णिया वगैरह साइड, सॉरी पश्चिम, हाँ भागलपुर के साइड ज्यादा होता है। पश्चिम चंपारण, भागलपुर हो गया, पूर्णिया वगैरह साइड, ये सबसे अधिक मनाया जाता है, मूर्ति वगैरह बनाया जाता है इसमें। एक टेस्ट मैं करवा रहा था, उस टेस्ट में मैंने पूरा उसका विजुअल भी दिखाया था, अच्छे से बताया था मंजूषा चित्रकला के बारे में। अगर आप जो बच्चे पहले से जुड़े होंगे चैनल को, वो देखे होंगे निश्चित रूप से ये टेस्ट। तो ये होगा मंजूषा चित्रकला। अगला देखिए, जीआई टैग प्राप्त मरचा धान या चावल बिहार के किस जिले में है? बिहार के दो बार आया, बिहार के किस जिले में है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यह है पश्चिम चंपारण का, विकल्प डी राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख देवपाल के साम्राज्य के सैन्य विजय और भौगोलिक विस्तार के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका नालंदा ताम्रपत्र शिलालेख, विकल्प बी राइट आंसर हो गया। आगे देखिए, ISFR 2023 के अनुसार 2021 की तुलना में बिहार के वन आवरण में लगभग कितनी वृद्धि हुई है? राइट आंसर होगा इसका 151.66 वर्ग किलोमीटर, 7380.79 वर्ग किलोमीटर था 2021 में। ठीक है, डाटा पूछा जाए तो 2021 का डाटा है। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? आसान सा इसका जवाब हो जाएगा, बताइए क्या होगा? करेक्ट आंसर विकल्प बी पूर्णिया। ठीक है, 51.08% के साथ पूर्णिया इस जिला में सबसे लो स्तर पर था। आगे देखिए, महापरिनिर्वाण गौतम बुद्ध के मृत्यु के कुछ समय बाद पहली बौद्ध संगीति किस गुफा में आयोजित की गई थी? इस गुफा का क्या नाम है? सप्तकर्णी गुफा, विकल्प सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसको सप्तपानी भी कहते हैं, सप्तपानी गुफा भी कहा जाता है इसको। ठीक, और राजगीर प्राचीन राजगीरी का भाग था, बिहार में स्थित है ये। आगे देखिए, पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? इजी क्वेश्चन है, 1 अक्टूबर 1917 डेट था, अक्टूबर 1, 1917। बिहार में सूफीवाद मुख्य रूप से निम्नलिखित सूफी सिलसिलों में से किससे संबंधित था? सूफीवाद जो संबंधित था सुहरावर्दी और कादरी सिलसिला से, विकल्प सी राइट आंसर होगा। और सुहरावर्दी के क्रम में जैसे कि सरफुद्दीन याहिया मनेरी साहब जो थे, ये सुहरावर्दी सिलसिला से जुड़े हुए थे। और कादरी क्रम के बाद भी बिहार जो इस काल में सबसे अधिक उपस्थिति बनाया गया था। इस तरह से दोनों सूफी आदेश बिहार के धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं। चिश्ती सिलसिला से कौन थे? कोई संत का नाम कमेंट करना आप। अगला देखिए, बिहार में पंचायती राज व्यवस्था कितने स्तर पर कार्य करती है? आसान सा जवाब क्या होगा?
ये पंचायती राज व्यवस्था 3 स्तर पे काम करती है। एक तो विलेज लेवल पर, अभी मैंने ऊपर बताया था, एक होता है ब्लॉक लेवल पर और एक होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। गांव के लेवल पर होता है जो ग्राम पंचायत होता है, और ग्राम स्तर पर स्थानीय प्रशासन और विकास कार्य होता है। ब्लॉक स्तर पर क्या होता है, तो योजना का समन्वय और निगरानी होता है। जिला स्तर, जिला परिषद जो होता है, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होता है, जिला स्तर का व्यापक विकास और प्रशासनिक गतिविधि को नियंत्रित करता है। तो 3 लेवल पर होता है, विलेज, ब्लॉक एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। देखते हैं यहाँ पर क्या क्या दिया गया है ऑप्शन में। 1 2 3 ही दिया गया है, 3 लेवल पर करेक्ट कर लेना। एक किस मुगल सम्राट ने राजा मान सिंह को बिहार का गवर्नर या राज्यपाल नियुक्त किया था? ये कौन था? अकबर। विकल्प सी सही जवाब हो गया, अकबर। और अकबर ने अपने विश्वास पात्र था राजा मान सिंह, इसको बिहार का राज्यपाल नियुक्त किया। और राजा मान सिंह ने इस क्षेत्र में प्रशासनिक व्यवस्था और मुगल प्रभाव को सुदृढ़ करने में बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाया भी था। अगला देखिए, सोन भंडार गुफाएं प्राचीन शैलकृत चट्टान काटकर बनाई गई गुफाएं बिहार के किस राज्य में अवस्थित है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प ए, राजगीर में है ये पहला विकल्प, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिहार में कौन सा स्थापत्य स्थल अपने बड़े अष्टकोणीय गुंबद और इंडो अफगान शैली के लिए प्रसिद्ध है? ये कौन सा हो जाएगा? करेक्ट आंसर है इसका विकल्प ए। विकल्प बी हो जाएगा शेरशाह सूरी का मकबरा, इसके लिए बहुत फेमस है। अफगान की बात आएगा तो शेरशाह सूरी अफगानी वंशज ही था, तो ये विकल्प बी राइट आंसर हो गया इसका। ठीक, जो कृत्रिम झील के मध्य प्लेटफॉर्म पर स्थित है ये शेरशाह सूरी का मकबरा। अगला देखिए, बिहार म्यूजियम जो अपनी आधुनिक वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है, इसको किसके द्वारा डिजाइन किया गया? बताइए। राइट आंसर होगा भारत और जापान के द्वारा, विकल्प बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। अगला देखिए 81। हाल ही में संसद द्वारा पारित भारतीय प्रबंध संस्थान विधेयक 2025 किस शहर में नया INIM स्थापित करने का प्रस्ताव करता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा गुवाहाटी में। ठीक है, पहला विकल्प राइट आंसर होगा। IIM संशोधन विधेयक 2025 ये पारित हुआ था, और ये 2017 में संशोधन करके पारित हुआ, लगभग 555 करोड़ रुपए से। कितना रुपए? 555 करोड़ की लागत है इसमें। हाल ही में लौटने वाली प्रवासी श्रमिकों को मासिक वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु घोषित श्रम श्री योजना किस राज्य द्वारा लॉन्च की गई? ये योजना जो श्रम श्री योजना है ना, पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा लॉन्च किया गया था, और वहां के मुख्यमंत्री वर्तमान में भी है ममता बनर्जी, इन्होंने ये लॉन्च किया है। इसके तहत ना 5,000 की एक मुफ्त जो होगा एक बार में यात्रा अनुदान मिलेगा, और 5,000 की मासिक सहायता मिलेगी अधिकतम 1 वर्ष तक। खाद्य साथी के साथ मुफ्त राशन मिलेगा, और स्वास्थ्य साथी के माध्यम से स्वास्थ्य कवरेज दिया जाएगा। बच्चों के लिए शिक्षा सहायता मिलेगा। उत्कर्ष बंगला के तहत कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा, और कर्मश्री के तहत नौकरी कार्ड दिया जाएगा। पश्चिम बंगाल में यही है वहां का श्रम श्री योजना। नेक्स्ट देखिए, 2025 में वान वायु जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यहाँ पर स्टेटमेंट दिया गया है, कौन सा स्टेटमेंट सही है गलत है, फिर कूट दिया गया होगा, यही पूछा जा रहा है कौन सा कथन सही है। पहले दोनों स्टेटमेंट को देखिए। पहला है, यह वार्षिक रूप से 2015 में हस्ताक्षरित पेरिस समझौते के ढांचे के तहत आयोजित होता है। पहला स्टेटमेंट क्या है, सही है गलत दिया गया? पहला स्टेटमेंट यहाँ पर जो गलत दिया गया है, क्यों गलत दिया गया? जो वान वायु जलवायु परिवर्तन सम्मेलन संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन रूपरेखा का कन्वेंशन जो है UNFCCC के अंतर्गत आयोजित होता है। 1992 में हस्ताक्षरित हुआ था, 1992 में, और पेरिस समझौता 2025 के तहत सीधे आयोजित नहीं होता है। ठीक है, ये जो पेरिस समझौता है ना, इसके तहत सीधे आयोजित नहीं होता है। पेरिस समझौता 2015, और ये UNFCCC के अंतर्गत संचालित होता है। किसके तहत? UNFCCC के तहत संचालित होता है। अगला देखिए, 2025 का संस्करण जर्मनी के शहर बॉन में आयोजित किया गया था। ये वाला स्टेटमेंट करेक्ट है या इनकरेक्ट है बताइए? तो ये सही दिया गया है, 16 जून 2025 को हुआ था, डेट था 16 जून 2025। ये स्टेटमेंट सही है, तो यहां पर करेक्ट क्या हो जाएगा? केवल 2, विकल्प बी करेक्ट आंसर हो गया यहां पर। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस भारतीय शहर ने आधिकारिक रूप से यूनेस्को की क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क UCCN में सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी श्रेणी के लिए अपनी नामांकन प्रस्तुति की है? यह शहर हो जाएगा विकल्प बी लखनऊ। लखनऊ ने सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी के रूप में अपना पहला नामांकन नियुक्त किया है। वर्तमान में हैदराबाद ही एकमात्र शहर था जिसे UCCN के तहत सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी का दर्जा प्राप्त था। पहले हैदराबाद था, अब इसने भी नामांकन कर लिया है। 2025 में आयोजित चौथे संस्करण के काशी तमिल संगम का विषय क्या था? काशी तमिल संगम जो है ना, इसका विषय था आइए तमिल सीखे, तमिल करकलम। ठीक है, विकल्प बी है ना,
विकल्प बी राइट आंसर होगा। ये 2025 में शुरू हुआ था, इसी थीम पर आधारित था जो ये थीम यहाँ पर दिया गया है। इसका उद्देश्य था कि तमिल भाषा सीखने को बढ़ावा देना और काशी तमिलनाडु के बीच जो सभ्यतागत और सांस्कृतिक संबंध को मजबूत किया जाए। इस थीम ने भाषाई आदान प्रदान और सांस्कृतिक बंधन पर भी जोर दिया। KTS 4.0 का उद्घाटन वाराणसी में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किया था। काशी तमिल संगम 4.0, ठीक है, 2025 में शुरू हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। 2025 में जारी संशोधित भूकंपीय क्षेत्रांकन सिस्मिक जोनेशन मानचित्र के अनुसार भारत में नया उच्चतम जोखिम भूकंप कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा इसका विकल्प सी, जोन 6, जोन 6 हो जाएगा 2025 के अकॉर्डिंग। और केवल 4 भूकंपीय जोन पहले भारत में थे, 2, 3, 4 और 6 को लास्ट में अब जोड़ा गया है। भारत में कौन कौन सा होगा? 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 और अब जुड़ा है लास्ट में जाकर के 6। 4 ही भूकंप के जोन है भारत में। अगला देखिए, नई बिहार कैबिनेट में गृह विभाग के मंत्री के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? गृह मंत्री बनाया गया है किनको? तो ये गृह मंत्री बने हैं विकल्प बी, सम्राट चौधरी को बनाया गया है 18वीं कैबिनेट मंत्री, जो बिहार में विधानसभा की 18वीं कैबिनेट में बनाया गया। और मुख्यमंत्री बने हैं नीतीश कुमार, ठीक। और तारापुर मुंगेर से विधायक हैं ये महोदय, तारापुर मुंगेर का क्षेत्र है, यहीं से ये विधायक बने थे। अब ये मंत्रिमंडल में गृह मंत्री के पद पर है। और नीतीश कुमार के बारे में आए ना, 10वीं बार ये शपथ लिए, गिनीज बुक में इनका नाम छप गया है। बाबू साहब तो 10 बार मुख्यमंत्री बन गए। अगला देखिए, वोरायूर कॉटन साड़ी जिसे हाल ही में GI टैग प्राप्त किया गया है, GI टैग प्रदान किया गया है, पारंपरिक रूप से तमिलनाडु के किस जिले के हस्तकरघा द्वारा बुनी जाती है? कौन सा? वोरायूर कॉटन कहाँ का है? तमिलनाडु का है, ठीक। अब बताइए ये कहाँ का है? इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प डी, तिरुचिरापल्ली का, विकल्प डी राइट आंसर होगा। और तमिलनाडु को हाल में ना 5 GI टैग मिला है। एक तो हो गया ये वाला वोरायूर कॉटन साड़ी, एक हो गया कविदा पट्टी नट्टू सकराई, यहां पर लिख देते हैं। पहला तो ये हो गया भाई, दूसरा यहां पर लिख देता हूं मैं, यहां पर कविंदा पाड़ी, कविंदा पाड़ी नट्टू सकराई, नट्टू सकराई, इसको भी मिला है, ठीक। तीसरा क्या है? थोयमल्ली चावल, वहां का चावल का प्रकार है थोयमल्ली, इसको भी मिला है GI टैग। चौथा लिखिए, चौथा हो जाएगा नमक्कल मक्कल पथिरंगल, जो कलचती होता है वहां का, बड़ा नाम लंबा होता है साउथ इंडिया का, नमक्कल मक्कल पथिरंगल, एक ही नाम है, ठीक ना, पथिरंगल, ठीक, मतलब होता है कलचत्ती। अब बताओ कलचत्ती एक ही वर्ड में बोल देता तो कितना अच्छा है, इतना लंबा नाम है। ये 4 चीज को GI टैग दिया गया। एक ये हो गया वोरायूर कॉटन को, एक हो गया कविंदा नट्टू सकराई, दूसरा तीसरा हो जाएगा थोयमल्ली चावल, और चौथा हो जाएगा नमक्कल मक्कल पथिरंगल, यानी कि कलचत्ती को मिला है GI टैग तमिलनाडु का। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा देश हॉर्नबिल फेस्टिवल 2025 के लिए आधिकारिक भागीदार देश घोषित किया गया था? राइट आंसर इसका हो जाएगा विकल्प कौन सा? विकल्प ए, स्विट्जरलैंड और आयरलैंड को मिला है, पहला यही हो जाएगा, इसी को भागीदार देश घोषित किया गया है। हॉर्नबिल फेस्टिवल 2025 के लिए नागालैंड ने आधिकारिक रूप से इसको भागीदार देश के रूप में घोषणा किया है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका ने निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय मंच से बाहर निकलने की घोषणा की है? ये बाबा निकल गया कहां से? संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद UNHRC से भी निकल गया है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO से निकल गया है, और ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप TPP से भी निकल गया। अब आपको यहाँ पर सर्च कर लेना खुद से, इसका मुख्यालय कहाँ है, इसके अध्यक्ष कौन है, इन सारे का कब स्थापना हुआ, 3 चीज यहाँ पर सर्च करना है, तीनों चीज का, WHO, TPP और UNHRC का सारा यहाँ पर सर्च कर लेना है, ठीक है। तो ये सारे हो जाएंगे, विकल्प डी करेक्ट आंसर होगा, सारे जगह से निकल गए बाबू साहेब अमेरिका। अगला देखिए, 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जो 2025 में रियो डी जेनेरियो में आयोजित हुआ, इसमें किस देश को ब्रिक्स का नया सदस्य आधिकारिक रूप से शामिल किया गया है? इसमें शामिल हुआ है इंडोनेशिया, विकल्प सी राइट आंसर होगा। और इंडोनेशिया को ब्रिक्स का पूर्ण सदस्य आधिकारिक रूप से घोषित किया गया है, ब्रिक्स का पूर्ण सदस्य घोषित हुआ है इंडोनेशिया। 2024 में किस देश ने जापान को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे बड़ा क्रेडिटर राष्ट्र बनने का दावा किया है? यह हो जाएगा जर्मनी, विकल्प बी राइट आंसर होगा, जर्मनी बना है। और जर्मनी ने नेट बाय संपत्ति, जो नेट एक्सटर्नल एसेट होता है, उसका जो मुद्रा करेंसी जो है, इसमें
569.7 ट्रिलियन लगभग इसने ये की है। और जापान की संपत्ति कितनी है? 533 ट्रिलियन। ठीक है, जापान की मुद्रा क्या है? कमेंट करना आप लोग। आगे बढ़ते हैं। अब हाल ही में लॉन्च किया गया गोसैट GW उपग्रह, जिसका उद्देश्य ग्रीन हाउस गैस और वैश्विक जल चक्र की निगरानी करना है, किसका है? बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा जापान का। पहला ही विकल्प राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, गोसैट GW यानी ग्लोबल ऑब्जर्विंग सैटेलाइट फॉर ग्रीन हाउस गैसेस एंड वाटर साइकिल। इसका फुल फॉर्म लिख लेना, जो मैंने भी बताया, फिर से बैक कर लेना वीडियो, लिख लेना खुद से। यह लॉन्च हुआ था 28 से 29 जून के बीच। अगला देखिए, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने 24 मई को किस अंतरराष्ट्रीय दिन के रूप में घोषित किया है? तो यह हो जाएगा राइट आंसर इसका विकल्प सी, अंतरराष्ट्रीय मार्कोर डे। वेनेजुएला ने लोकतांत्रिक अधिकारों को बढ़ावा देने और शांतिपूर्ण संक्रमण के प्रयासों के लिए 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार किसे दिया है? राइट आंसर हो जाएगा इसका विकल्प बी, मरिया कोनिदा मचाडो को मिला है। विकल्प बी हो जाएगा। और यहीं पर बवाल छिड़ गया बाबू। यहां पर हो गया, वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठा लिया गया। ट्रंप बाबा सोच रहे थे कि मुझे मिलेगा राष्ट्रीय नोबेल पुरस्कार शांति के लिए, लेकिन मिल गया किसको? मारिया कोरिना मचाडो को। अब बोला कि नहीं, उसको कैसे मिल गया? भारत जैसे देश में जो पाकिस्तान का मामला, उसमें शांति समझौता बाबू साहब बीच में कूद पड़े कि मैंने युद्ध रुकवा दिया। अब इनको हजम नहीं हुआ, शांति पुरस्कार उसको कैसे मिल गया? अब उठा लो उसको वहां से। बहाना बना दिया कि ड्रग्स का है, ये है, वो है। दूसरा बहाना था कि अपना तेल उसको संरक्षित करना था। लेकिन एक बात इसमें यह भी था, शांति पुरस्कार नहीं मिला। काम करेंगे हुरहुटू वाला, जो बिहार के भाषा में कहते हैं ना, हुरहुट वाला बिहेव है आपका, एकदम बकचोनहर वाला, वही बिहेव किया। और चाहिए इनको शांति का नोबेल पुरस्कार। अब नहीं मिला तो राष्ट्रपति को उठा लो रातों रात। तो ये वाला मामला ना बहुत गर्म है, वेनेजुएला वाला। देखते रहिएगा आप लोग। अगला देखिए, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार 2011-12 से 2023-24 के बीच बिहार की अर्थव्यवस्था वर्तमान मूल्य में कितनी बढ़ी है? राइट आंसर इसका क्या होगा? बताइए आप लोग। ये बढ़कर ना 2.7 लाख करोड़ से 8.54 लाख करोड़ हुआ है। तो राइट आंसर हो जाएगा विकल्प बी। ठीक है, दूसरा विकल्प राइट आंसर हो जाएगा। फरवरी 2025 में उद्घाटित लखीसराय म्यूजियम की खासियत क्या है? ये लखीसराय म्यूजियम जो है ना, ये अशोक धाम और अन्य स्थान पर की गई स्थलाकृति को संग्रहित करने का काम करेगा। विकल्प बी राइट आंसर हो गया इसका। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? 98। प्रख्यात प्रतीक जिन्होंने UN रोबोटिक्स फॉर गुड यूथ चैलेंज 2024 इंडिया राउंड जीता, बिहार के किस जिले के हैं? राइट आंसर इसका हो जाएगा, ये जो बिहार का भोजपुर आरा का क्षेत्र है, यहीं से। विकल्प बी राइट आंसर हो जाएगा। और रोबोट की क्षमता जो है ना, मलबे में फंसे लोग का पता लगा लेगा, आपातकालीन सामग्री पहुंचाएगा और आपदा प्रभावित क्षेत्र में संचार सहायता भी प्रदान करेगा। नेक्स्ट देखिए, यहां पर है, दिसंबर 2025 तक पटना उच्च न्यायालय के अगले मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे अनुशंसित किया गया? और तो इन्होंने पदभार भी ग्रहण कर लिया, न्यायमूर्ति संगम कुमार साहू। विकल्प सी राइट आंसर हो गया। अगला देखिए, और आखिरी प्रश्न है आज के टेस्ट का, बिहार कैबिनेट 2025 में स्वास्थ्य और विधि विभागों की जिम्मेवारी किसे दी गई है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी, मंगल पांडे को मिला। ठीक है, मिलते हैं अगले टेस्ट में। तब तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि अगला टेस्ट जब भी अपलोड होगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।